हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 8वीं कक्षा के भूगोल शास्त्र में। और आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा अध्याय, जो कि है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम इस अध्याय की शुरुआत दो उदाहरणों के साथ करने वाले हैं। जैसा कि आप इस दृश्य में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है जिसका नाम है माम्बा। माम्बा तंजानिया के एक छोटे से गांव में रहती है और रोज सुबह बहुत जल्दी उठती है पानी लाने के लिए, जिसके लिए उसको घंटों चलना पड़ता है। वो वापस आती है और वो अपने घर पे अपनी माँ और अपने भाई की भी मदद करवाती है। माम्बा की फैमिली के पास, माम्बा के परिवार के पास एक बहुत छोटी सी बंजर जमीन है और उसके पिता बहुत मेहनत करते हैं उस पे फसल उगाने के लिए, लेकिन उतनी भी फसल नहीं उगा पाते कि उनके पास एक साल तक के खाने के लिए पैसे आ जाए। वहीं पे जो दूसरा दृश्य है उसमें आप देख सकते हैं पीटर को। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां पे उसकी ऊन बनाने की एक फैक्ट्री है। पीटर रोज जब स्कूल से वापस आता है तो वो अपने अंकल को उन भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। पीटर की जो जगह है जहां पीटर रहता है वो एक पर्वत के इलाके में स्थित है और उसकी जो फैक्ट्री है वो नई प्रौद्योगिकी के साथ चलती है। तो आप देख सकते हैं कि पीटर और माम्बा दोनों दुनिया के दो अलग हिस्सों में रहते हैं और बहुत अलग जिंदगियां जीते हैं। तो इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण आती है। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, जो गुण रहते हैं भूमि के वो। मृदा मतलब मिट्टी, जल यानी पानी, प्राकृतिक वनस्पति मतलब आपकी जो आसपास की जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, प्राणी मतलब जानवर, और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो इन सब के इस्तेमाल की जो भिन्नताएं रहती है, जो इनमें अलग अलग डिफ्रेंसिएशन रहते हैं, उसके कारण होता है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। मतलब इस प्रकार के संसाधन, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, इसीलिए ये जगहें बहुत भिन्न होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिख रहा है, यानी कि एक्टिविटी। मैं आशा करती हूँ कि इस अध्याय में आगे भी जो क्रियाकलाप होंगे आप सारे वो भी करेंगे। और यहाँ पे जो क्रियाकलाप है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, आप ये भी बिल्कुल करिएगा। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का प्रेक्षण करें। प्रेक्षण मतलब सर्वेलेंस, मतलब परीक्षण करें आप उसका। सोचिए कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। तो दोस्तों, आपको जैसे कि इस वीडियो में दिख सकता है, आपको अलग अलग भूमि के प्रकार दिखेंगे। सबसे पहले जो आपने देखा था वो था आपका फसल, खेत की जो फसल थी। दूसरी जो थी वो था आपके घर बनाने की जो जमीन रहती है, जहां पे आपके घर रहते हैं। और तीसरा जो था वो मैदान था, मतलब जहां बच्चे खेल सकते हैं। ये सारे भूमि के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भूमि के बारे में। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का केवल 30% भाग ही भूमि है। भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण जनसंख्या समान रूप से वितरित है। मतलब जो भूमि और जलवायु, जलवायु मतलब आपका जो क्लाइमेट रहता है, जो आपका मौसम रहता है हर जगह का, वो अलग अलग रहता है। वो विभिन्न विशेषताओं के कारण जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। मतलब इसके कारण जो जनसंख्या है, जो लोगों की जो संख्या है, वो असमान रूप से अलग अलग जगह बटी हुई है, वितरित है। तो भूमि का उपयोग किन किन तरीकों से किया जा सकता है वो देखते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब टोपोग्राफी, मतलब जो आपका भूमि का प्रकार है वो क्या है। क्या आप नदी के किनारे रहते हैं, क्या आप पहाड़ों पे रहते हैं, या क्या आप प्लाटो यानी कि जो आपके
थोड़े से ऊंचे वाली जो प्लेन सर्फेसेस रहते हैं वहां पे रहते हैं। अगर जैसे आप नदी के किनारे किनारे रहते होंगे तो आपकी जो फसल है वो हमेशा बहुत अच्छी रहती है, इस वजह से वो आपका निर्धारित करता है। अगर आप पहाड़ पे रहते होंगे तो आप कम चीजें उगा पाते होंगे, वैसे ही अगर आप डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में रहते होंगे तो भी आप कम चीजें उगा पाते होंगे। मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी का जो प्रकार रहता है उस पे भी वो भी एक भूमिका कारक है जो निर्धारित करता है उसके इस्तेमाल को, कि मिट्टी का अगर प्रकार रेड सॉइल मतलब अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आप ज्यादा फसल उगा सकते हैं, अगर आपकी मिट्टी वहां पे बंजर है तो आप फसल वगैरह नहीं उगा सकते। जलवायु मतलब कि क्लाइमेट, आपका क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है खनिज, खनिज यानी मिनरल्स, आप इसके बारे में अगले अध्याय में भी पढ़ेंगे। जो खनिज रहता है वो आपके वहां के व्यापार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, अगर आपके पास ज्यादा जल है तो आप वैसी फसलें उगाएंगे जो ज्यादा जल, जैसे अगर आप नदी किनारे या तट के किनारे रहते हैं तो आप चावल उगाएंगे, बट अगर आप ऐसी जगह पे नहीं रहते तो आप शायद वीट यानी कि जो आपका जैसे रोटी बनती है आटा वो उगाएंगे। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक है। आपकी जो जनसंख्या, जो आपके लोगों की जो संख्या रहती है वो, और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी भी आपके भूमि के उपयोग के पैटर्न की बहुत महत्वपूर्ण निर्धारक है। यहाँ पे अब एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है जो कि कुछ ऐसा है कि मांबा और पीटर के उदाहरण में क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि भूमि के क्या स्वामित्व प्रकार होते हैं। स्वामित्व मतलब लैंड ओनरशिप, मतलब कौन आप उस भूमि का मालिक कौन है। तो दो प्रकार होते हैं। पहला होता है निजी स्वामित्व वाली भूमि, मतलब जिसमें जो मालिक रहता है वो कोई एक इंसान रहता है। जैसे अगर आपका घर है तो आपके घर के मालिक सिर्फ आप होंगे या आपके पिता होंगे, आप उसमें सब लोग उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। और जो दूसरा भूमि का प्रकार है वो है साझा संपत्ति संसाधन, मतलब जो सब यूज करते हैं, जो आपके आसपास के जो गार्डन्स होंगे या आप सुलभ शौचालय वगैरह देखते हैं, ये सारी जो आपकी भूमि है वो सब यूज कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं साझा संपत्ति संसाधन। संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेस। अब हम देखते हैं कि ये भूमि संसाधन का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, मतलब उसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। सबसे पहले हम वन रोपण कर सकते हैं। वन रोपण यानी एफॉरेस्टेशन होता है। एफॉरेस्टेशन उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि आप जब पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपका भूमि का जो मिट्टी रहता है वो जल्दी जाता नहीं है, वो जल्दी खराब नहीं होता है, वहीं पे जड़ा हुआ रहता है। फिर होता है कि भूमि उद्धार मतलब ये होता है कि बहुत सारा जो लैंड रहता है वो कुछ खराब पड़ा हुआ रहता है, कुछ रीजंस की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं होता, तो उस लैंड का, उस भूमि का फिर से उद्धार करना, फिर से उसको यूज में लाना जो खराब पड़ी हुई है। फिर तीसरा है रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग। कीटनाशक और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स आपकी जब आप खेती बाड़ी करते हैं तब इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि जो कीटाणु है वो मर जाए और आपकी जो खाद है वो अच्छी हो जाए। और उनका विनियमित मतलब रेगुलेटेड, मतलब उनका जो उपयोग है वो उस पर ध्यान रखा जाए। वो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में उनका इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपकी भूमि को बहुत हानि पहुंचाता है। और जो आखिरी है वो है अतिचारण पर रोक। अतिचारण मतलब आपकी जो गाय भैंस ये सब जो रहते हैं वो घास खाते हैं, आपने देखा होगा वो चलते चलते घास वास खाते हैं। तो अगर वो जो चरते हैं वो अगर ज्यादा चरे तो जो मिट्टी रहती है वो वहां पे ढीली हो जाती है, क्योंकि आप घास वहां से निकल जाती है और वो बहने लगती है। तो इस वजह से इस पे रोक लगाना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं कि भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन अंग्रेजी में उसको लैंडस्लाइड्स कहते हैं। जो पथरीली मिट्टी या जो पत्थर रहते हैं जब वो ज्वालामुखी या पानी या भारी वर्षा या भूकंप की वजह से खसक जाते हैं तो उसे भूस्खलन कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक
पणजी गांव में तीव्र विस्फोटन कार्य के कारण भारी भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन जब होता है तब जो पूरी मिट्टी रहती है और जो पत्थर रहते हैं वो जो नीचे गांव बसा रहता है वहां पे आ जाते हैं, जो बहुत ज्यादा जन धन माल को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए भूस्खलन अच्छी चीज नहीं है। अब भूस्खलन न्यूनीकरण क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। मतलब हम ये जो भूस्खलन है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहले तो हम पढ़ लेते हैं जो लिखा है। वो ये है कि वन रोपण के साथ साथ एक प्रतिधारी दीवार का निर्माण और सतही जल अपवाह की गतिशीलता को नियंत्रित करने से भूस्खलन को कम किया जा सकता है। तो प्रतिधारी दीवार क्या होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक दीवार बना दी गई है जिसकी वजह से अगर भूस्खलन होता है तो वो ये दीवार रोक देगी। पूरा पूरा जो उसका फोर्स रहेगा वो नीचे लोगों के ऊपर नहीं आएगा। ये दीवार थोड़ा सा जो उसका इम्पैक्ट रहता है वो रोक देगी। फिर है कि सतही जल अपवाह की गतिशीलता में नियंत्रण। मतलब जो जल अपवाह होता है, अगर आप वहां से वो अगर बहुत ज्यादा तीव्र गति से नीचे आएगा तो वो हार्म पहुंचा सकता है। पर अगर आप उसमें एक यहाँ पे ऐसा जल अपवाह में नियंत्रण लाने के लिए कुछ कर दें तो वो धीरे धीरे वापस आएगा। फिर ढलान से पानी बाहर निकलने के लिए नाली। तो अगर आप नाली बना दे वो पानी निकलने के लिए तो वो धीरे धीरे भी आएगा और वो आपको कुछ हार्म भी नहीं पहुंचाएगा, मतलब कुछ हानि भी नहीं पहुंचाएगा। और वन रोपण के साथ आप कैसे भूस्खलन को रोक सकते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो आपकी मिट्टी को जोड़ के रखती है और मिट्टी खिसकती नहीं है। तो इन तरीकों से हम क्रियाविधि कर सकते हैं भूस्खलन की, यानी मिटिगेशन मैकेनिज्म इसका जो होता है। यहाँ पे एक और क्रियाकलाप दिया गया है कि अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए।